आज आप लोग के लिए लेके आए हैं थर्ड वीडियो ऑफ चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन फॉर क्लास 9th फिजिक्स। तो तैयार हैं आप लोग? रेडी हो जाइए, फटाफट देखते हैं। सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, फटाफट जाके देख लो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, जब तक उस समय तक देखो जब तक आपको पीछे वाला कंसेप्ट क्लियर होना पाए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जब आप कैरम बोर्ड खेलते वक्त जब स्ट्राइकर मारते हो तो सिर्फ वही गोली बाहर निकलता है जिस पे आपका स्ट्राइकर स्टार्ट होता है और सब वहीं का वहीं रह जाता है, क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कमेंट बॉक्स में बताया ना फटाफट। अभी देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम। ये रहेगा आज का मेन हाईलाइट। तो लेट अस स्टार्ट व्हाट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज। यहां पे मैं बात कर लूं थोड़ा सा एक बुक का नाम, दैट इज Principia, actually the book written by the Newton, and in that book he described all the laws of motion and the other aspect of the motion. तो पहला बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपिया। अब क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये देखना है हमको। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मूव कर रहा था किसके चारों ओर? एक्सेलरेशन का। तो उसमें सबसे पहला क्या था? पहला बात था, फर्स्ट पॉइंट जो था इसका, वो पॉइंट क्या था कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mass. Acceleration is directly proportional to mass according to the Principia. It means A is proportional to m. इसका क्या मतलब होगा? जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन भी कम होगा, और जिस मास का, अब आप बोलोगे सर कुछ अजीब नहीं लग रहा है? अजीब लग रहा है, डायरेक्टली नहीं होगा। Acceleration is not directly proportional to mass. Acceleration is directly proportional to force act on the body. तो यहाँ पे A is directly proportional to क्या हो जाएगा? F. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप फोर्स ज्यादा लगाओगे तो ऑब्जेक्ट ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, फोर्स कम लगाओगे तो ऑब्जेक्ट कम एक्सेलरेट करेगा। यानी एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिपेंड अपॉन हाउ मच फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर सिंपली पूछे भाई किसी पे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, किसी पे 200 न्यूटन, कौन ज्यादा तेजी से मूव करेगा और किसके वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आएगा? आप बोलोगे सर ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ग्रेटर द एक्सेलरेशन। फर्स्ट पता चल गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड लॉज ऑफ मोशन एंड द सेकेंड पार्ट इज एक्सीलरेशन इज inversely एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, मतलब क्या हो गया? A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब अगर ऑब्जेक्ट हैवी है तो उसमें कम एक्सेलरेशन होगा। अगर फोर्स सेम लगाएंगे तो यहां भी बात जान लीजिएगा, फोर्स मस्ट बी कांस्टेंट। हैवी ऑब्जेक्ट है तो कम, अगर फोर्स हमने लगाए तो लेस डिस्टेंस कवर करेगा और उसके एक्सेलरेशन में कम चेंज आएगा एज कंपेयर टू द लाइटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो अब इस दोनों को मिला देते हैं हम लोग। इसको मान लो 1 और इसको मान लो सेकेंड। अब इस दोनों को अगर हम लोग मिला लें तो क्या होगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A इज प्रोपोर्शनल टू F बाई M। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दे तो लिखेंगे A इज इक्वल टू K F बाई M, और इसको हटाने के लिए लिख सकते हैं हम लोग
F बराबर ma। आ गया हमारा डिफिनेशन। क्या डिफिनेशन आ गया फोर्स का? फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। एक्चुअली दिस इज द रियल सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग फटाफट। इसको लिख लीजिए आप लोग। अब हम लोग के पास क्या आ चुका है भाई? हम लोग के पास आ चुका है F इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। आ गया ये। ठीक है, अब चलो देखते हैं क्या होगा। अगर हम लोग फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, या सिंपली हम लोग इस कैपिटल लिखते। अब ये कैसे होगा? यहाँ पे लिखा दो 1 न्यूटन, मास की जगह पे ले लो 1 kg, और एक्सेलरेशन के लिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? इफ 1 kg ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट, अब देखते हैं किसका? SI यूनिट। तो आपको पता चल गया SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू नथिंग बट 1 kg मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी कैन इजीली डिफाइन द 1 न्यूटन। यानी 1 न्यूटन इज अ फोर्स दैट accelerate 1 kg object of 1 kg by 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं कि आपके पास 5 न्यूटन दिया, मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अगर 1 न्यूटन है तो 1 kg 1 का ऑब्जेक्ट कितने मीटर पर सेकंड से अपना एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है भाई? तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 5 न्यूटन का मतलब होगा 5 kg बाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर 10 न्यूटन का बात करें तो ये हो जाएगा 10 kg बाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी आपने क्या देखा भाई? केवल मास चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। पता चल गया। अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आया। F बराबर ma। लेकिन जब आप NCERT का बुक देखते हैं तो उसमें तो कुछ और लिखा रहता है। देखते हैं वो क्या है, फटाफट इसकी कॉपी में लिखो। अब देखते हैं आगे F बराबर ma का कमाल। चलो देखें। अब यहां पे देख लो, इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? याद करो, v बराबर u प्लस at। आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। यहां से a का फॉर्मूला निकाल लो तो क्या हो जाएगा? v माइनस u बाई टी। किसके लिए? a के लिए। यानी यहां पर अगर हम a का वैल्यू निकालें तो v माइनस u बाई टी आ जाएगा। अब हमने पुट कर दिया a की जगह पे क्या चीज? v माइनस यू बाई टी। अब देख लो यहां पे क्या आ जाता है। अब यहां पे F बराबर हो जाएगा mv माइनस mu बाई टी। अब यहां पर एक बात आता है, सर ये mv क्या है और mu क्या है? तो यहां पे जान लो, अब एक नया टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्या बोलते हैं उसको? मोमेंटम। यानी P से इसको इंडिकेट करते हैं। मोमेंटम को किससे इंडिकेट करते हैं? P से। तो P बराबर हो जाएगा m इंटू वी। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा भाई? इसका ऐसा यूनिट मास का क्या हो जाता है? kg, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या है? आराम से समझ लीजिए।
मोमेंटम का कंसेप्ट ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मास सेम है, या तो वो तेजी से मूव करेगा या तो कम तेजी से मूव करेगा। अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ा देते तो क्या बढ़ेगा? मास तो बढ़ेगा नहीं। अब वेलोसिटी बढ़ाया हो तो आप फोर्स भी लगाए हो, तो या तो आप ये बताओ कि हमने फोर्स उसके ऊपर ज्यादा लगाया है, या ये बताओ कि उसका मोमेंटम बढ़ गया है। तो फोर्स ना बताने की जगह पे हम लोग उसका क्या बताएंगे? मोमेंटम। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि आप एक हल्का ऑब्जेक्ट है और दूसरा भारी ऑब्जेक्ट है, दोनों पे आप फोर्स सेम लगा रहे हो। हल्का ऑब्जेक्ट और भारी ऑब्जेक्ट दोनों पे सेम फोर्स लगा रहे हो, कौन ज्यादा तेजी से मूव करेगा? आप बोलोगे हल्का ऑब्जेक्ट सर। अब वहां पे बात करो, हल्के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, और भारी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कम है। अब आपको बोलेगा किसका मोमेंटम ज्यादा है, किसका मोमेंटम कम है, आप कैसे पता करोगे? कि फोर्स तो आपने सेम लगाया था। तो आप क्या बोलोगे? सर ठीक है, अब समझ में आ गया कि हम दोनों का क्या पता करेंगे, मास क्या है और दोनों का वेलोसिटी क्या है, वो पता कर लेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो क्या निकल जाएगा? मोमेंटम। ठीक है, अब चलो देख लो। तो यहां पता चल गया, यहां पे क्या हो गया। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें तो mv क्या हो गया? ये हो गया आपको फाइनल मोमेंटम। और अगर mu की बात करें तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। यानी फाइनल मोमेंटम, शुरुआत वाला मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी के साथ, अब फाइनल वेलोसिटी के साथ फाइनल मोमेंटम। स्टार्ट जिस समय नहीं था उस समय और स्टार्ट होने के बाद। अरे वेलोसिटी चेंज होगा ना तो मोमेंटम भी चेंज होगा। ये क्या बोल दिया सर आपने? ये तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। चलो बताते क्या लिखा हुआ है। अब यहां पे एक कंसेप्ट देख लो क्या हो गया। यहां पे लिखा हुआ है एफ इज प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा? चेंज इन। अब ये एम बी, इसको प्रोपोर्शनल का साइन अगर डालना है तो यहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटी डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? कांस्टेंट क्वांटिटी। अब ये आपका आ गया, यहीं पे जान लो बस। यानी आप कह सकते हो कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ द चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जिस रेट से चेंज आएगा वही क्या होगा? फोर्स। फोर्स का एक नया डिफिनेशन आपको मिल गया कि नहीं मिल गया? अब फटाफट एक चीज और, एक तो कंसेप्ट आपको मोमेंटम का समझ में आ गया, और यहीं से एक कंसेप्ट और आता है। क्या कंसेप्ट आता है? F इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। F इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। अब ये एफ टी क्या है? यहां पे प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? अब यहां पे फोर्स कितने समय में लगा है, एक्शन ऑफ फोर्स के टाइम को कम कर सकते हैं या तो ज्यादा कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इंपल्स। क्या बोलते हैं इसको? इंपल्स। ये फोर्स का इंपल्स होता है। क्या बोलते हैं? इंपल्स। तो आप देख लो यहां पे इंपल्स बराबर क्या हो गया? इंपल्स को हम लोग क्या लिखेंगे? एम वी माइनस एम यू। अब यहां पे ये बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है? यानी अब ये जो देख रहे हो चेंज इन मोमेंट, अब क्या होगा? एक और कंडीशन हम लोग यहां पर देखते हैं। ये तो मोमेंटम पता चल गया, इंपल्स पता चल गया। इंपल्स मोमेंटम से अलग है, यानी जो मोमेंटम आ रहा है उसको कितना तेजी से आ रहा है, कितना धीरे आ रहा है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट, सिंपल ले लो, कोई गाड़ी है, एक गाड़ी है जो 5 सेकंड में 40 का स्पीड पकड़ता है, और दूसरा गाड़ी है
जो 10 सेकंड में 40 का स्पीड पकड़ता है। अब टाइम लिया ना ज्यादा भाई, क्या लिया? टाइम ज्यादा लिया, या तो टाइम कम लेगा, है ना। जैसे मान के चलो यहां से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, एक आदमी इसको यहां पे रोक दिया और एक आदमी यहां पे रोक दिया। अब यहां पे रोक दिया तो जल्दी रोक दिया, और यहां पे रोका तो देरी से रोका। अगर यहां पे रोका तो कम समय में रोक दिया, और यहां पे ज्यादा। अब इस कम समय में रोका तो इसका इंपल्स ज्यादा होगा, और थोड़ा ज्यादा कर दिया तो इंपल्स कम हो गया। कैच लेने वाला जो प्लेयर होता है, जो बॉल कैच लेता है, वो बॉल को पकड़ के पीछे खींचता है, यानी वो रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम को बढ़ा देता है। यानी जिस समय रेट ऑफ चेंज हो रहा होता है मोमेंटम में, उसके टाइम को बढ़ा या घटा देता है, यानी ये फैक्टर आ गया। यानी ये इंपल्स बताता है हाउ मच टाइम टेकन टू चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? अगर टाइम को हम लोग कर दे क्या चीज? कम, यानी अब यहां पे लेस टाइम, तो क्या हो जाएगा? मोर इम्पैक्ट। अगर टाइम को कम करोगे तो इम्पैक्ट ज्यादा दिखेगा, और मोर टाइम करेंगे तो लेस इम्पैक्ट दिखेगा, उसका इम्पैक्ट कम दिखेगा। इसलिए जब बॉलर कैच करता है ना, तो बॉल को पीछे की ओर खींचता है। क्या करता है? पीछे की ओर खींचता है, जिससे कि वो जो उसके वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, उसका टाइम बढ़ा सके, जिसके हाथों के ऊपर उसका इम्पैक्ट कम। तो वाई क्रिकेट प्लेयर पुल द हैंड बैक ड्यूरिंग द कैच? दे ट्राई टू इंक्रीज द टाइम of the change in velocity so that there is less impact on the hand। फटाफट इसको लिखो। एक छोटा सा कंसेप्ट आज के लिए और है, कंसेप्ट जिसको आपको समझना जरूरी है। अब एक नया कंसेप्ट देख लो, फटाफट ये जरूरी पड़ता है। क्वेश्चन आता है कि आपको डिस्क्राइब करना है फर्स्ट लॉ को यूजिंग द सेकंड लॉ। बड़ी आसान है, यहां से देख लो कि F इज इक्वल टू mv माइनस mu बाई टी आ गया। अब इसका मतलब है कि अगर हम F को क्या कर दे? जीरो। यही कंडीशन कि अगर F क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। F को क्या बना दिया हमने? जीरो। और जो ही F जीरो होगा तो Ft का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? जीरो। और Ft का वैल्यू जीरो होगा तो mv माइनस mu का वैल्यू जीरो होगा। अब इसको इधर लेके आएगा तो mv बराबर mu आ जाएगा, और m से m हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा? v बराबर u। अब इसका मतलब क्या है कि कोई फोर्स अगर उसके ऊपर काम नहीं करेगा, है ना, नो फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स काम नहीं करेगा तो क्या होगा? अगर v बराबर u होगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और अगर u या v में से कोई भी एक कंडीशन यहां और एक कंडीशन यहां, कि अगर भाई u बराबर v होगा, यानी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। अगर उसके ऊपर फोर्स काम नहीं करता है तो एक्सप्लेन हो गया कि नहीं? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया बिकॉज इट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन ओरिजिनल स्टेट। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगले वीडियोज में लेके आएंगे और देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है और कैसे उसका एक्शन हमारे लाइफ में दिखता है। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक और शेयर करो, और चाहते हो आगे वाला भी वीडियोज का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।